मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पी ब्लॉक के 4th वीडियो पर आते हैं और आज ये लास्ट क्लास है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि ग्रुप 14th एलिमेंट का सेकेंड पार्ट ये है। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO हुआ, 1 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इस जगह पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है। पहले भी हम लोग इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात किए थे, वहां बताए थे ग्रुप 14 एलिमेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड एज वेल एज डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन का कई मेथड है, उसमें से फर्स्ट डिस्कस किया गया है पार्शियल कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस। पार्शियल यानी कि अगर कंप्लीट कंबशन कराते हैं आप तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, CO2 करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के अमाउंट को आप लिमिट कर दिए, कार्बन के अमाउंट को आप बढ़ा दिए, तब उस कंडीशंस में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। लेबोरेटरी में फॉर्मिक एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। एक्चुअली फॉर्मिक एसिड जिसे मिथेनोइक एसिड कहा जाता है, यहां से अगर H2O को आप रिमूव कर दो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बचा हुआ रह जाता है। तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड डिहाइड्रेशन टेक प्लेस ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दो और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का कंस्टिट्यूएंट है, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस का। जब रेड हॉट को पर स्टीम डालते हैं then it result the formation of carbon monoxide and hydrogen, and the mixture of carbon monoxide and hydrogen is collectively known as water gas और syn gas, इसे synthesis gas भी कहा जाता है। 1 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर गैस, व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाउ इट इज फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड व्हेन कोक इज ट्रीटेड विद स्टीम। जब कोक को स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, वही स्टीम की जगह पर अगर आप एयर लेते हैं, एयर में याद करो यहां 4 बैलेंस करने के लिए नहीं लिया गया है। एयर में 78% नाइट्रोजन होते हैं, 21% ऑक्सीजन होता है। अगर इनके रेशियो को देखा जाए तो करीब करीब ये 1:4 के फॉर्म में है, यानी कि 1 पार्ट ऑक्सीजन और 4 पार्ट नाइट्रोजन। इसलिए इनका वहां 1 मोल और इस जगह पे 4 मोल लिया गया है। तो ये एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है, और जब एयर के साथ कराते हैं, हीट करते हैं, देन वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। इसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। अब इनका अपना एप्लीकेशन भी है, इन्हें फ्यूल के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कार्बन के पार्शियल कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। कार्बन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में हो गया। तो गैसियस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है गैसेस फ्यूल का, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पार्शियल कंबशन से बने हैं। तो इनका फिर से अगर हम कंबशन कराते हैं, देन इट बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है, यानी कि इसका अपना कोई गंध नहीं है, किसी तरह का कोई कलर दिखाई नहीं देगा, और इंडस्ट्री में इसका यूज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं। जैसे मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी ये बहुत कॉमन है। Fe2O3 हेमेटाइट को कहा जाता है। इनके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो ये Fe2O3 को Fe में कन्वर्ट कर दिया। रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ ऑक्सीजन था, अभी ऑक्सीजन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये Fe2O3 का रिडक्शन हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रिडक्शन हुआ, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जिंक ऑक्साइड ये जिंक में कन्वर्ट कर रहा है, यहां पर भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन में आता है। दूसरा, इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कुछ एक स्टूडेंट का। केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड में कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड को दिखाया जाता है। इन दोनों के पास में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बोनिल भी कहा जाता है इन्हें।
यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब इट हैज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड होता है। अब इसे समझने के लिए इनके लीविस डॉट स्ट्रक्चर को लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 2 6। कार्बन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, रेस्ट इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, आउटर मोस्ट शॉर्ट में 6 है। कार्बन भी इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन अगर कार्बन को देखोगे तो 2 2 4 एंड 2 6 है, यानी इस कार्बन एटम के पास में डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इन्हें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे। इफ वन एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड अदर हैज डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, लेकिन ये इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसी को अगर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ध्यान से देखें, ये हो गया। देखो ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 1 6। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 4। अब यहाँ देखो तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो पुराने एडिशन के बुक में आप देखेंगे तो इन्हें दिखाया जाता है इस तरीके से, कार्बन, ऑक्सीजन और एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें से ये डोनर हुआ और ये एक्सेप्टर, इनके पास में भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब चूंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड माना जाता है, तो एरो की जगह पर यहां पर भी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का लीविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। तो आप पीडीएफ में इसको नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ जो दे रहे हैं तो आप कॉपी में लिखेंगे तो इस डायग्राम को वहां बना लीजिएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड से है। अब हम लोग दूसरे ऑक्साइड पर आते हैं, कार्बन के। कार्बन का नेक्स्ट ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। इनका फार्मूला दिख रहा होगा आपको, CO2। जहां कार्बन मोनोऑक्साइड पार्शियल कम्बशन ऑफ कार्बन और कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस से बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कंप्लीट कम्बशन ऑफ कार्बन और कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। जैसे अगर कार्बन को आप हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इट बॉन्ड्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन की जगह पे कोई कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस या हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हैं। जैसे मीथेन का अगर आप कम्बशन कराते हो, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 और H2O का फॉर्मेशन करेगा। यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड बना। लैब में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होता है तो वहां हम लोग लाइमस्टोन यूज करते हैं। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इनका जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इसकी जगह पे हम लोग मार्बल इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन मार्बल सोर्स के रूप में हुआ। इट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O एंड प्लस CO2। इक्वेशन देख लेना, ये बैलेंस होना चाहिए। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर अगर बनाना हो तो एसिड यूज नहीं करते हैं, सिंपली लाइमस्टोन को आप हीट करोगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे और अंडर 10 क्लास नहीं पढ़े होंगे आप कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, देन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं, देन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इंडस्ट्री में ये कोशिश किया जाता है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसे वहां से हम रिमूव करते रहे, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, इसलिए इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रिपरेशन का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व होता है एंड वाटर में डिसॉल्व होकर ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, CO2 प्लस H2O, इट गिव H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड है, ये आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं और इनका ये दोनों हाइड्रोजन 2 स्टेप में टूटता है।
यानी कि फर्स्ट टाइम में अगर कार्बोनिक एसिड का आप एक्वस सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो वहां पर भी, या फिर ऐसे भी अगर आप वाटर नहीं लेते हैं, बाकी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम में, तो HCO3 H प्लस, वही अगर इसकी जगह पर प्लस H2O कर देते हैं तो हाइड्रोजन आयन की जगह पर हाइड्रोनियम आयन लिखा जाएगा H3O प्लस। फिर ये HCO3 ये फिर वाटर में डिकम्पोज करता है HCO3 एंड H प्लस, तो ये हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है। और एसिड का प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन आयन जो डोनेट करते हैं, लिबरेट करते हैं, उन्हें एसिड कहा जाता है। इस वजह से ये एसिडिक नेचर का होगा। आप जो भी कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं तो उसका जो स्वीटनेस, उसका टेस्ट आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसोल्व करते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है, H2CO3 में कन्वर्ट करता है, और उसी की वजह से उसका वो स्वीटनेस का टेस्ट आता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज था। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स भी करते हैं। बहुत कॉमन इक्वेशन ये आपको याद भी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, यानी C6H12O6, और साथ में वाटर बनता है और ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होता है। अब बाकी इसको बैलेंस करना है यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ 6CO2 ले लिए, 12H2O ले लिए, फिर बाकी का आप बैलेंस करो कि कार्बन कितने आएंगे, हाइड्रोजन कितने आएंगे, ये कॉमन इक्वेशन में से है। तो मेन याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन कर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ। अगर इनके लिविस डॉट स्ट्रक्चर को देखें हम लोग, CO2 कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2,4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6, सेंटर एटम कार्बन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, रेस्ट 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, रेस्ट 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, कार्बन 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस ऑक्सीजन का देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी यहां अगर देखें हम लोग तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। आप बुक देखेंगे तो इसी में इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बताता है कि अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड नहीं हो, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, बेंजीन, इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आपके बुक में कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया हुआ है। सिंपल कंसेप्ट आप ध्यान में रखो कि पहले जो मेन स्ट्रक्चर है उसको लिख दिए यहाँ पे। इस ऑक्सीजन एटम के पास में अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड को एक दूसरे के पास में शिफ्ट करना है। तो अब अगर आप इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करते हैं तो जिस जगह पर ये डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, यहां ऑक्सीजन, अब इनके पास में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस जगह पर यहां पर इनका फॉर्मेशन हुआ तो इनके ऊपर में नेगेटिव चार्ज, और जहां पहले इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन था अब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन और ये प्लस चार्ज, यानी कि 2 चेंजेस एक साथ में हो रहा है। क्या चेंजेस एक साथ में हो रहा है? यहां का ये बॉन्ड इस जगह पर शिफ्ट करेगा, तो 1 बॉन्ड का मतलब हुआ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में होंगे। अब कार्बन के पास में ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहां का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करता है, तो जैसे ये शिफ्ट यहां करेगा तो जहां डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब चूंकि इस बॉन्ड में इस ऑक्सीजन एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन लगा है, एक कार्बन का लगा हुआ है, इसलिए जैसे ही इस जगह पर शिफ्ट किया तो इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इस जगह पर जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम का लग रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि कभी बॉन्ड बन रहा है तो एक कार्बन भी देगा और एक ऑक्सीजन भी देगा, इसलिए इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर में प्लस चार्ज आ गया। अगर दूसरी तरफ से स्ट्रक्चर बनाए तो आप रिवर्स कर दीजिए, जहां सिंगल था उसकी जगह पे ट्रिपल कर दो और जहां ट्रिपल था उसकी जगह पर सिंगल कर दी, तो यहां पर इनका 6 इलेक्ट्रॉन
ये माइनस चार्ज, अब इसके पास में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये प्लस चार्ज। ये एरो हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। और ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक टॉपिक ही है जो एरो से रिप्रेजेंट किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी कि जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पर ये एरो का शिफ्टिंग बताएंगे, तो उस जगह पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी अगर थोड़ा परेशानी हो रहा होगा तो पेशेंस रखोगे, जिस जगह पर जिसका एक्सप्लेनेशन आता है सही जगह पर, उसी वक्त में उसको बताया जा सकता है। तो ये सेकंड कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कुछ उनके प्रॉपर्टीज थे जिसको डिस्कस किया। और हम लोग सिलिकॉन के कंपाउंड्स पे आते हैं। सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ऑक्सीजन के बाद में सबसे ज्यादा अमाउंट में सिलिकॉन ही पाया जाता है नेचर में, और ये मेनली ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, SiO2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें सिलिका भी कहा जाता है। इनके और भी कई फॉर्म हैं, जैसे क्वार्ट्ज भी कहा जाता है, उस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये हाईली रेसिस्टिव नेचर के होते हैं, यानी कि इनके रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। ये किसी से इजिली या फिर हीट करने पर भी जनरली एसिड हैलोजन इनके साथ में इंटरैक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ एक केमिकल सब्सटेंस के साथ इंटरैक्ट करता है। जैसे यहाँ पर 2 कंपाउंड दिया हुआ है, NaOH के साथ में रिएक्ट करता है, HF के साथ में रिएक्ट करता है, और ये सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है। आप मेटलर्जिकल प्रोसेस अगर याद कीजिए, हेमेटाइट के बारे में आप पढ़े होंगे, तो हेमेटाइट में सिलिका इंप्यूरिटीज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उस इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से फ्लक्स डालते हैं, और वहां पे क्विकलाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। हालांकि ब्लास्ट फर्नेस में कैल्शियम ऑक्साइड न लेकर के लाइमस्टोन डालते हैं, जो खुद डिकम्पोज कर कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर यह देखा जाता है कि हमें लाइम डालना है, तो लाइम बनाते हैं कहां से? लाइमस्टोन से। तो लाइमस्टोन से लाइम बनाएंगे और उसके बाद फिर यूज करेंगे। लेकिन वही लाइमस्टोन को अगर हम डायरेक्ट भी ब्लास्ट फर्नेस में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइम में कन्वर्ट कर जाएगा। तो हमारा प्रोसेस लाइम के प्रिपरेशन का वो 4-0 बच जाएगा। तो वहां पर कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है। फ्लक्स कहा जाता है वैसे सब्सटेंस को जो बाहर से हम लोग ऐड करते हैं टू रिमूव द इंप्यूरिटीज, और आयरन के केस में इंप्यूरिटीज के फॉर्म में सिलिका प्रेजेंट होता है, और इंप्यूरिटीज के लिए मेटलर्जी में टर्म यूज करते हैं लोग गैंग। तो गैंग के साथ कंबाइन कर कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है, CaSiO3, इन्हें स्लैग कहा जाता है। ये स्लैग हो गया। तो ये फ्लक्स, गैंग और स्लैग। एक और इनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं लोग। सिलिकॉन ग्रुप 14 से आता है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हर एक बॉन्ड इसका ऑक्सीजन के साथ में कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है, फिर ये आगे की तरफ में बढ़ता चला जाएगा, यहाँ फिर ये आगे की तरफ में बढ़ता चला जाएगा। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसलिए सिर्फ ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, ये आगे की तरफ में बढ़ेगा। अब यहाँ और यहाँ इस सिलिकॉन के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ भी ये नीचे की तरफ में जाएगा, यहाँ भी ये जाएगा। इस तरीके से इनका ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो वो कंप्लीट होता है एक दूसरे के साथ में लिंक होने के बाद में, यानी ये फिर जुड़ेगा यहाँ पर सिलिकॉन से। तो इनका सिलिकॉन का देख रहे हो टेट्रावैलेंसी पूरा हो गया, और ऑक्सीजन का डाइवैलेंसी पूरा हो गया। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। तो ये सिलिकॉन के कंपाउंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको यहाँ बताया। कुछ और एक पॉइंट है जो हम PDF में लिख दे रहे हैं। सिलिकॉन के नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। यहाँ आप देख रहे हो सिलिकॉन्स लिखा हुआ है। सिलिकॉन और सिलिकॉन्स दोनों में फर्क है। सिलिकॉन एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, इनका सिंबल SI हो गया, और सिलिकॉन्स पॉलीमर्स को कहा जाता है। सिलिकॉन कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन ये पॉलीमर्स को सिलिकॉन्स कहा जाता है। तो इस चीज का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि सिलिकॉन और सिलिकॉन्स दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर इनका रिपीटिंग यूनिट R2SiO है, जहां पे R अल्काइल ग्रुप को कहा जाता है। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है वहां पर, जैसे आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि हम यहाँ मिथाइल ग्रुप CH3 को लेकर के चल रहे हैं।
SI और O ये रिपीटिंग यूनिट है, यानी कि यही चेन का फॉर्मेशन करता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। इनके प्रिपरेशन के लिए पहले यहां बताया गया कि अल्काइल हैलाइड R की जगह पर जिस अल्काइल का आप यूज करना चाहते हैं उनका रिएक्शन सिलिकॉन के साथ कराते हैं और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो पहले तो यहां देखो कि सिलिकॉन के साथ में 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, 2 क्लोरीन है, और फिर जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये दोनों क्लोरीन बाहर निकलकर इसकी जगह पर OH बनाता है। ये CH3 होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर ये देखो, CH3 होल ट्वाइस 2 मिथाइल ग्रुप है, सिलिकॉन है और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OH है। इसी तरीके का यूनिट ये और कई यूनिट यहाँ मिलते चले जाएंगे, तभी पॉलीमर्स बनेगा। समझाने के लिए सिर्फ 2 लिया गया है, इसको आप यहाँ पे फिर डॉट 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 कर सकते हो कि इसी तरह से आगे बढ़ेगा। अब हमें बनाना है CH3 होल ट्वाइस SiO। अब यहां पर ये O, जैसे अगर मान लीजिए कि इस यूनिट को हमें रखना है तो यहां से इसका H निकलेगा और इसका OH निकलेगा, ये बाहर निकल गया H2O के फॉर्म में। फिर उसी तरह से इसका यहां से H निकलेगा और किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इसी के जैसा वहां से OH ले लेगा। फिर इसका भी यहां से लेफ्ट वाले पार्ट का OH ग्रुप बाहर निकलेगा। तो देखो बचा हुआ क्या रह गया, यहां बचा हुआ रह गया Si, इस जगह पर CH3, यहां CH3, ये पार्ट क्या बचा रह गया O, और यही रिपीटिंग पार्ट है तो इसको हम लोग यहाँ ब्रैकेट में रखते हैं और बाकी एक्सटेंड करता चला जाता है जिन्हें सिलिकॉन्स कहा जाता है। अब इस जगह पर फाइनली आगे 12th क्लास में एक चैप्टर ही है केमिस्ट्री में पढ़ना हम लोग को पॉलीमर्स, तो वहां पर पॉलीमर्स के स्टेप में कंप्लीट होता है। और जब टर्मिनेशन स्टेप की बात करते हैं तो वहां पर कुछ वैसे ग्रुप्स को हम लोग ऐड करते हैं जो रिएक्शन को आगे बढ़ने से रोक देता है, यानी कि पॉलीमेरिक चेन जहां पर फाइनल हो जाता है तो ये इस जगह पर कंप्लीट हो जाते हैं। चूंकि इसमें अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वाटर इनसॉल्युबल नेचर का होता है, इसलिए सिलिकॉन्स वाटर प्रूफिंग नेचर के होते हैं और इनका यूज भी वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स बनाने में किया जाता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए इनका यूज इंसुलेटर्स के फॉर्म में भी होता है। तो ये डायग्राम आप इक्वेशन में PDF में ये इक्वेशन इसी तरीके से आप नोट करोगे क्योंकि ये डायग्राम बनाना जो है वो डिफिकल्ट है। अब हम लोग सिलिकेट्स के बारे में बात करते हैं। ये भी सिलिकॉन के ऑक्साइड्स हैं और ये किसी केमिकल सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट्स में आते हैं और ये कई फॉर्म में पाया जाता है। जैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म में आता है जियोलाइट है, एस्बेस्टस है, ये सभी सिलिकेट्स के एग्जाम्पल में आते हैं। और सभी सिलिकेट में एक बेसिक यूनिट होता है SiO4 मेन के स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं आपको। SiO4 सिलिकेट आयंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, सिलिकॉन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है और इसके साथ में ये 4 ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, और हर एक ऑक्सीजन के पास में एक माइनस चार्ज है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 माइनस चार्ज हो गए, वही 4 माइनस चार्ज यहाँ 4 माइनस के फॉर्म में है। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड ये भी है, जहां ये सिलिकॉन है उस सिलिकॉन को इस जगह पर डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ ये डॉट है, और जितने ऑक्सीजन एटम है उसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखो एक सिलिकॉन हो गए 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम हो गए और सभी के ऊपर में एक एक माइनस चार्ज आया है। तो ये सिलिकेट यूनिट हो गया। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स में जियोलाइट का नाम आता है। ये जियोलाइट 12th क्लास में भी आप पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री में। इन्हें सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहा जाता है, ये कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं और ये फॉर्म होता है अगर ये कुछ सिलिकॉन को हटाकर एल्यूमिनियम उसकी जगह पर जुड़ जाते हैं, यानी कि एल्यूमिनो सिलिकेट को जियोलाइट कहा जाता है। और इस जियोलाइट का स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, और इन्हें सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ उसी रिएक्टेंट को कैटलाइज करता है जो इसके इस एक्टिव साइट पर फिट बैठता है, यानी कि जो शेप और साइज पर इसी तरीके से 3 डायमेंशनल फॉर्म में रहता है। अब जो रिएक्टेंट इसके इस एक्टिव साइट पर फिट बैठेगा वो कैटलाइज होगा और जो फिट नहीं बैठेगा वो कैटलाइज नहीं होगा, इसलिए इसे सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट कहा जाता है।
एल्युमिनियम की जगह पर सोडियम, पोटासियम ये सभी भी हैं। आप बुक देखेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन जियोलाइट के बारे में स्पेशली कहा जाता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे ग्रुप 14 एलिमेंट्स के, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस किए। थ्योरेटिकल चैप्टर है, पहले ही बताए हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स को अगर हम पीडीएफ में लिखवा दिए तब तो फिर बुक बन जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवाएं, और फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार एनसीईआरटी बुक का रीडिंग डाल लीजिए, और जहां आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड से या फिर पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि हाँ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ताकि जब कभी भी आप एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन करो तो वहां पर आपका ध्यान जाए। यानी कि बुक का रीडिंग डालना ये स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है, तभी आपको पता चलेगा, तभी आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अब यहाँ तक ये ग्रुप 14 में इसको अब अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा चैप्टर अब हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।